आई बाई अ सेट ऑफ मॉड्यूलर किचन फर्नीचर। ठीक है, मैंने किचन का फर्नीचर लेकर आया। अच्छा सुनो, इस चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए आपको क्या प्रोसेस लगाना है। सबसे पहले आप ये तय करेंगे कि बात गुड्स की हो रही है या फिर बात सर्विस की जा रही है। क्योंकि गुड्स की बात होगी तो सेक्शन नंबर हमें 12 में झांकना है और सर्विस की बात हो रही होगी तो सेक्शन नंबर 13 के अंदर झांकना है। तो पहले मैंने ये यहां पर डिसाइड करना होता है। उसके बाद में फिर हम क्या करते हैं सर, फिर उसके बाद में हमें करना होता है कि इसके अंदर लगेगा क्या, इसमें एनसीएम का केस बनता है या फिर इसके अंदर आरसीएम का केस बनता है। और इतना करने के बाद फिर हमें लॉ को अपना रिकॉल करना है और लॉ रिकॉल करने के बाद हमें उस रिकॉल्ड लॉ को अप्लाई यहां पे कर देना है और अपना जो सॉल्यूशन है वो यहां पर निकाल देना होगा। तो इस अप्रोच के साथ हम अपनी इस प्रोसेस को आगे बढ़ा के चलेंगे। सबसे पहले गुड्स की बात या सर्विस की, उसके बाद एनसीएम का मसला है कि आरसीएम का, उसके बाद लॉ रिकॉलिंग एंड देन एप्लीकेशन। राइट, यस सर। तो आई बाई अ सेट ऑफ मॉड्यूलर फर्नीचर्स, इसका मतलब बात गुड्स की चल रही है। ठीक है जी, तो सेक्शन 12 पे हमारा फोकस आ जाता है, 13 को पूरा भूल जाइएगा। फ्रॉम अ रिटेल स्टोर द इनवॉइस इज इश्यूड टू मी एंड आई मेक द पेमेंट। इनवॉइस इश्यू किया जाता है और मैंने उसका पेमेंट भी यहां पर कर दिया है। द फर्नीचर इज टू बी डिलीवर्ड मी लेटर इन ए वीक, फर्नीचर बाद में डिलीवर किया जाएगा। अच्छा, इनवॉइस भी इश्यू हो जाता है और मैं पेमेंट भी कर देता हूं। व्हेन अ टेक्नीशियन इज अवेलेबल टू असेंबल एंड इंस्टॉल इट, जो डिलीवरी है वो एक हफ्ते बाद है, क्योंकि टेक्नीशियन वगैरह जो असेंबल करने वाले लोग थे, आजकल थोड़ी गर्मी वैसे चल रही है तो नहीं था, तो कहा ठीक है भाई जब टेक्नीशियंस होंगे तभी डिलीवरी भी करवा देंगे। इनवॉइस हो गया, पेमेंट हो गया, लेकिन डिलीवरी बाद में है। द नेक्स्ट डे द रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल टू मॉड्यूलर फर्नीचर इज रिवाइज्ड अपवर्ड। ओए होए, रेट बढ़ जाते हैं। एंड द स्टोर सेंड मी अ सप्लीमेंट्री इनवॉइस विद द डिलीवरी नोट अकम्पनिंग द फर्नीचर टू कलेक्ट द डिफरेंशियल रेट। मतलब पॉइंट ये है यहां पर आकर कि पुराने रेट जब था तो इनवॉइस भी इश्यू हो गया, पेमेंट भी हो गई, लेकिन उसकी जो डिलीवरी है, उसकी जो सप्लाई है वो कंप्लीट होती है यहां पर आकर, बाद में सारा काम होता है। वो कह रहे कि भाई साहब एक काम करो, रेट बढ़ गया है, आप डिफरेंशियल रेट हमें और दे दीजिए। मुझे बताइए रेट कौन सा लगेगा सर, जहां पर बहुमत बन जाता है सेक्शन नंबर 14 यहां पर बेसिकली लगेगा। तो एक सेक्शन का नंबर और डाल दूं, सेक्शन नंबर 14 ये लिखना रह गया था। तो सेक्शन नंबर 14 यहां पर अपना अप्लाई करवा दिया जाएगा और उसके मुताबिक जो भी हमारी यहां इनवॉइस की डेट निकल कर आ रही होगी तो उसको यहां पर हम कंसिडर करके चलेंगे। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ठीक है राधे, यस सर। तो ओल्ड रेट जो थे उसी से हमारी यहां पर बात कर ली जाएगी। ठीक सर जी। गुड्स का मामला है तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर का फंडा अपनाते हैं, लेकिन अगर गुड्स का मामला होता है तो पेमेंट क्रेडिट को तो वैसे ही अपना इग्नोर करवा दिया जाता है। ठीक साहब, तो इनवॉइस वाली डेट को ही यहां पर हमारा टाइम ऑफ सप्लाई निकाला जाएगा। सो फाइनली ओल्ड रेट ऑफ टैक्स से ही कंसिडर किया जाएगा। आगे बात करते हैं, डिटरमिन द टाइम ऑफ सप्लाई फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। अच्छा जी, यहां पर एज्यूम किया गया है, मैंने अलग से लिखा है ये कि एज्यूम कीजिए कि केस आपका आरसीएम का बनता है। सप्लायर इनवॉइसेस गुड्स टैक्सेबल ऑन, लिखने की जरूरत नहीं है, लिखा है सप्लायर इनवॉइसेस गुड्स टैक्सेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस टू पिलर एंड कंपनी 30 days from the date of issuance of invoice elapsed on 3 June. Pillar and company received the goods which were held up in transit. अच्छा, 12 जून को जो गुड्स थे वो थोड़े लेट मिलते हैं क्योंकि वहां पर वो बता रहे हैं कि भाई साहब बीच में कुछ समय गुड्स में रुकावट आ गई थी, रास्ते में रोक लिए गए थे। पेमेंट कर दिया जाता है 3 जून को। तो बात गुड्स की चल रही है, यस सर। बात आरसीएम की भी चल रही है, यस सर। सेक्शन नंबर कौन सा लग जाएगा, 12वां। और 12वें सेक्शन के मुताबिक जब गुड्स की बात करते हैं, लॉ रिकॉल कर रहे हैं हम लोग कि जिस दिन हमें गुड्स रिसीव हुआ वो डेट पकड़ लीजिए और 31वां दिन पकड़ लीजिए फ्रॉम इनवॉइस, और पकड़ लीजिए आप यहां पर आकर पेमेंट की डेट, और विच एवर इज जो भी होगा हमारा यहां पर अर्लियर वो घटना घटित यहां पर हो जाएगी। ठीक है सर जी। तो इसमें देखा जाए तो मुझे बताइए, मेरे क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। आपको गुड्स कब रिसीव हुआ है? सर ये रिसीव हुआ है हमें 12 जून को। ठीक है जी।
मेरे इन रिक्त स्थानों को भर दीजिए। 31वां दिन फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस क्या पड़ता था सर? 30 डेज इलैप्स हो जाते हैं इनवॉइस ऑन 3 जून को। 3 जून को इलैप्स हुए हैं तो ऑब्वियसली बात 31वां दिन जो पड़ेगा वो 4 जून मेरा यहां पर आकर पड़ जाएगा। 4 जून 31वां दिन होगा। उसके बाद में पेमेंट की जो डेट है वो बता रखी है, कौन सी जी? पेमेंट की डेट बता रखी नहीं, हाँ 3 जुलाई पेमेंट की डेट यहां पे बता रखी है। तो इन तीनों डेट्स के अंदर विच एवर इज अर्लीस्ट, और अर्लीस्ट आएगा यहां पर आपका 4 जून। तो फाइनली इस क्वेश्चन के अंदर 4 जून विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। ओके सर जी, ठीक। आगे बढ़ जाइए, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। विद ईच purchase of large pizza during Christmas week from Perfect Pizza, one can buy a voucher for ₹20 which will be redeemable till 5th of January for a small pizza. एक कूपन मिला है जिससे आप 5 जनवरी तक स्मॉल पिज्जा खरीद सकते हैं। What is the time of supply for pizza voucher? पिज्जा वाउचर है, स्पेसिफिक है, पता है किसके अगेंस्ट में किस चीज की डिलीवरी की जाएगी। और लॉ ये कहता है कि जब ये चीज आइडेंटिफाइबल होती है कि व्हाट विल बी सप्लाइड अगेंस्ट दिस वाउचर, देन द डेट ऑफ इश्यू ऑफ द कूपन और वाउचर विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। तो इश्यू वाली डेट को ही यहां पर सप्लाई की डेट बना दिया जाएगा। राधा ट्रेडर्स सोल्ड गुड्स टू श्याम सेल्स ऑन 6 जून। बात गुड्स की चल रही है, ठीक है जी, गुड्स बेचा है ऑन 6 जून विद अ कंडीशन दैट इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 2% पर मंथ विल बी चार्ज्ड यदि श्याम लिमिटेड ने पैसा लेट कर दिया तो। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, गुड्स बेचा है और पैसा लेट कर दिया इंटरेस्ट का। अगर पैसा लेट किया हमारे कंसिडरेशन का तो 2% का आपको यहां पर ब्याज देना पड़ जाएगा। गुड्स वर डिलीवर्ड इज ऑल्सो द इनवॉइस वॉज इश्यूड एंड 6 जून को गुड्स डिलीवर कर दिए जाते हैं और 6 जून को इसकी बिलिंग भी करवा दी जाती है। श्याम सेल्स पेड द कंसिडरेशन ऑन 6 जुलाई। इस दिन यहां पर बोल रहे हैं कि भाई साहब पेमेंट यहां पर हो जाता है, इनवॉइसिंग यहां पर हो जाती है अलॉन्ग विद द एप्लीकेबल इंटरेस्ट। ओके, तो इंटरेस्ट के साथ पैसा यहां पर मिल जाता है। व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सच ट्रांजैक्शन? इसके लिए ट्रांजैक्शन आपकी क्या रहेगी? सर देखो, जहां तक सवाल है मेन सप्लाई का, तो मेन सप्लाई के लिए तो हम नॉर्मली ही अपना पढ़ के चलेंगे सेक्शन नंबर। मेन सप्लाई की जब बात करते हैं ना सर, तो उसके लिए लगेगा आपका सेक्शन नंबर जो 12 है, सेक्शन 12 का 2 लगाया जाएगा। और सेक्शन 12 का 2 ये बोलता है कि क्या इनवॉइस आपका टाइम से इश्यू किया गया है, यस और नो? हाँ सर, इनवॉइस में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, इनवॉइस तो टाइम से ही है, गुड्स डिलीवर भी किए गए हैं और तभी इनवॉइस भी दिया गया 6 जून को, तो ठीक है। तो वहां पर पेमेंट का तो जिक्र भी नहीं करते हम लोग सेक्शन 12 के अंदर, 12(2) के अंदर, ठीक है सर जी। तो इनवॉइस डेट ही हमारी यहां पर आकर बन जाएगी टाइम ऑफ सप्लाई। लेकिन जब हम नीचे उतरते हैं इसके अंदर आकर, जब 12 का कौन सा पॉइंट था, वो 12 का 6 था, 5 था, कौन सा था जी वो? एक बार देख लें, लास्ट वाला जो था, जो बोलता है कि जब रिसीव हो जाएगा तब लेकर चलते हैं। सर ये होता है यहां पर आकर 12 का 6। 12 के 6 के अंदर सीन अलग हो जाता है आपका यहां पर आकर, क्या भला? 12(6) के अंदर बोलता है कि जो भी एडिशन इन वैल्यू होता है उसका टाइम ऑफ सप्लाई हम तब लेके चलते हैं जब एक्चुअल में हमें वो रिसीव पैसा हो जाता है। और पैसा रिसीव कब हुआ है सर? इंटरेस्ट वाला पैसा भी रिसीव हुआ है हमें यहां पर आकर 6 जुलाई को। तो इंटरेस्ट के लिए जो टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा वो आपका 6 जुलाई बनेगा। इंटरेस्ट है जो भी वैल्यू एडिशन होते हैं वो मेन सप्लाई को ही फॉलो करते हैं हर पैरामीटर के अंदर एक्सेप्ट टाइम ऑफ सप्लाई। इज इट ओके? यस सर। तो 6 जुलाई हो गया आपका इंटरेस्ट का, 6 जून हो गया आपका मेन सप्लाई का, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए लिमिटेड एंटर्स इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी लिमिटेड टू सप्लाई 100 किलोग्राम ऑफ रॉ मटेरियल। 100 किलोग्राम रॉ मटेरियल का एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। हाउएवर ए लिमिटेड सप्लाई ओनली 80 किलोग्राम ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, 80 किलोग्राम का रॉ मटेरियल सप्लाई किया जाता है। इश्यू द इनवॉइस फॉर द सेम, और 80 का ही यहां पर इनवॉइस किया जाता है। एग्रीमेंट 100 का कर लिया, इससे भला क्या फर्क पड़ता है? एग्रीमेंट डेट कहीं पर भी मेरी एप्लीकेबल नहीं हुई है, मतलब उसका कहीं पर भी कोई कंसिडरेशन में नहीं लिया गया है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई फॉर विच क्वांटिटी द प्रोविजन ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई विल बी एप्लीकेबल। सर एक्चुअल में 80 किलोग्राम क्वांटिटी सप्लाई की गई, तो ऑब्वियस सी बात है 80 किलोग्राम के संबंध में ही टाइम ऑफ सप्लाई यहां पे निकाला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आता है, मशीन हैज टू बी सप्लाइड एट साइट। ठीक है जी, मशीन यानी कि गुड्स की बात यहां आपसे करी जा रही है। It is done by sourcing various components from the vendors and assembled
की जाती है मशीन एट साइट पर। ठीक है जी। द डिटेल्स आर एज फॉलोज। 17 सितंबर को क्या हुआ? परचेज ऑर्डर विद एडवांस। तो भैया एडवांस दिया गया है गुड्स के संबंध में, तो एडवांस की तैसी की तैसी, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। इज रिसीव्ड एंड द मशीन वर्थ रुपीज 12 लाख एंड एंट्री ड्यूली मेड इन सेलर्स बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है जी। एडवांस में पैसा आया और एंट्री भी इन्होंने अपनी कर ली है, ऐसे करके बोल दिया जाता है। 20 अक्टूबर को मशीन असेंबल की जाती है, टेस्टेड एट साइट एंड एक्सेप्टेड बाय द बायर। जो सप्लाई कर दी गई, डिलीवरी कर दी गई, वो यहां पर कर दी गई है 20 अक्टूबर को। ठीक है जी। 23 अक्टूबर को इनवॉइस रेज कर दिया जाता है। 4 नवंबर को बैलेंस पेमेंट इतना यहां पे करवा दिया जाता है। 11,50,000 का बैलेंस पेमेंट करवा दिया जाता है, क्योंकि डील पूरी की पूरी 12 लाख रुपए की यहां आपकी बनती थी। गुड्स का मामला बनता है, ऑब्वियस सी बात है, एनसीएम ही है, आरसीएम का झगड़ा नहीं है, तो यहां पर सेक्शन नंबर आपका 12 ही लगाया जाएगा। 12 बोलता है अगर टाइम से आया है तो इनवॉइस की जो एक्चुअल डेट है वो, अगर टाइम से नहीं आया है तो इनवॉइस की जो लास्ट डेट होती है वो यहां पर ले ली जाएगी। चेक करके बताओ क्या इनवॉइस आपका टाइम से इश्यू किया गया है। इसके लिए आपको इनवॉइस के चैप्टर में चलना पड़ेगा, सेक्शन 31 के अंदर। वहां पर लिखा हुआ है कि जो हमारी रिमूवल, गुड्स का रिमूवल हो रहा है तो रिमूवल की तारीख लेके चलते हैं, रिमूवल नहीं हो रहा है तो अदरवाइज जो डिलीवरी अगर हुई है तो जहां हमको हैंडओवर कर दिया या असेंबल कर दिया, इंस्टॉल कर दिया, जहां पर भी हमने उसको क्लाइंट को डिलीवर कर दिया, वो होती है लास्ट डेट। वहां तक इनवॉइस आ जाना चाहिए। वहां तक इश्यू नहीं किया है तो जिस दिन इनवॉइस की लास्ट डेट थी वहां तक इश्यू हो जाना चाहिए था। तो यहां पर ये 20 अक्टूबर आ रही है, हमने क्लाइंट को हैंडओवर कर दी मशीनरी 20 अक्टूबर की, तो ये लास्ट डेट थी एज पर द सेक्शन नंबर 31 की, यहां तक इनवॉइस आ जाना चाहिए था, लेकिन आपने इनवॉइस लेट कर दिया। अगर लेट किया है तो हम लेट वाली डेट को नहीं पकड़ेंगे, द लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस वाज टू बी इश्यूड, उस डेट को ही यहां पे कंसिडर कर लिया जाएगा, यानी कि 20 अक्टूबर को यहां पर आपका टाइम ऑफ सप्लाई निकाल के रखवा दिया जाएगा। ये डेट थी आपकी इनवॉइस इश्यू करने की लास्ट डेट, और यही डेट आपकी टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर तब्दील हो जाती है। ठीक सर जी। उसके बाद आगे बात करते हैं भला। अच्छा, लेकिन सर जो पैसा एडवांस में आ गया था उसका क्या? उसका मैं कुछ नहीं करना, क्योंकि एडवांस के ऊपर यह जीएसटी आता ही नहीं है मालिक। तो 12 लाख पर जो अपना टाइम ऑफ सप्लाई निकल के आएगा, ऑब्वियस सी बात है, वो अपना 20 अक्टूबर यहां निकल के आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बात करता है, गैस इज सप्लाइड बाई अ पाइपलाइन, मंथली पेमेंट आर मेड बाय द रेसिपिएंट। गैस इज सप्लाइड बाय द पाइपलाइन। अच्छा, कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस है। गैस एक गुड्स है और गुड्स के संबंध में यहां पर बात की जा रही है, कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस की बात यहां पर करी जा रही है, जिसमें हम क्या देख के चलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जो बनते हैं वो डेट ली जाती है, और जो भी आपकी पेमेंट डेट है एज द केस में भी उनको यहां पर कंसिडर किया जाता है। उस डेट पर आपका इनवॉइस आ जाना चाहिए, और इनवॉइस की डेट को ही अगर टाइम से आता है तो बहुत अच्छी बात है, इनवॉइस वाली डेट को ही टाइम ऑफ सप्लाई बना दिया जाता है अगर आपने टाइम से इश्यू कर दिया है तो माय डियर। ठीक है, और अगर आपने टाइम से इश्यू नहीं किया है तो फिर इनवॉइस इश्यू करने की जो डेट होती है, लास्ट डेट होती है, उसी को यहां पर कंसिडर कर लिया जाएगा। ठीक है, यस सर। तो बाय द रेसिपिएंट एज पर द कॉन्ट्रैक्ट every quarter invoice is issued by the supplier supporting by statement of the goods dispatched and payment made। अच्छा ठीक है जी। and the recipient has to pay the differential amount if any, the details are follows। वो कह रहे कि भैया हर क्वार्टर आपके लिए इनवॉइसिंग करी जाएगी, हिसाब हम क्वार्टरली अपना करके चलेंगे। ठीक है जी, और पेमेंट भी यहां पे करवाया जाएगा। अच्छा, पेमेंट मंथली होने हैं। ओहो हो, पेमेंट जो है वो आप हमें मंथली करके चलेंगे, हर महीने पैसा देंगे, लेकिन जो हिसाब है हमारा वो हिसाब करके चलेंगे क्वार्टरली। तो सर ये जो पेमेंट होगा ये कैसे होगा? ये ऑन अकाउंट पेमेंट होगा, मतलब एक एस्टिमेशन बेस पे होगा, और हिसाब होने के बाद कुछ अगर डिफरेंस निकलता है तो वो भी आपको और पे करना पड़ेगा या फिर रिफंड होगा एज द केस में भी। तो हिसाब के बाद पता लगेगा ज्यादा आ गया कम आ गया, वट एवर द सिचुएशन। तो यहां पर उन्होंने कहा कि अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में अलग अलग डेट पर इतना पेमेंट हर महीने किया जा रहा है। ठीक है, ऑन अकाउंट पेमेंट कर दिया जा रहा है, हिसाब बाद में होगा। क्वार्टरली स्टेटमेंट हुआ 3 अक्टूबर को इनका हिसाब होता है, जुलाई से सितंबर वाले पीरियड का। जुलाई से स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स इश्यूड बाय द सप्लायर विद इनवॉइस फॉर द क्वार्टर जुलाई अगस्त सितंबर का यहां पर होता है। ठीक है जी। डिफरेंशियल पेमेंट था 56,000 रुपए का, रिसीव्ड बाय द सप्लायर
फॉर द क्वार्टर जुलाई टू सितंबर एज पर द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, और 56,000 रुपए का डिफरेंस बनता था वो आपका और यहां पर पे करना पड़ जाता है। ठीक है सर जी, कोई बात नहीं। तो पहले मुझे बताइए इनवॉइस इश्यू करने की डेट यहां पर क्या निकल के आएगी। सर वो अपना पेमेंट और हिसाब किताब जो भी पहले आ जाता है वो यहां पर निकल के आएगा। तो यहां पर जो पेमेंट्स आपका पहले करवाया जा रहा है, हिसाब आपका बाद में हो रहा है, तो जो पेमेंट्स की डेट है आपकी वो यहां पर कंसिडर की जाएंगी और उन डेट्स को आपका इनवॉइस रेज करना मैंडेटरी हो जाएगा। अगर इस डेट तक आप करते हैं तो अच्छी बात, इससे पहले कर देते तो बहुत अच्छी बात है, इस डेट पर करते हैं बहुत अच्छी बात है, इस डेट से लेट करोगे तो फिर दिक्कत वाला काम हो जाएगा। और वही इनवॉइस वाली डेट को हम यहां पर टाइम ऑफ सप्लाई के रूप में भी एक्सेप्ट अपना माय डियर कर लेंगे। तो 5 और 6 जो है ये आपके यहां पर आकर टाइम ऑफ सप्लाई के रूप में तब्दील करवा दिया जाएगा। ऐसे करके यहां पर बात करके चलेंगे। और जहां तक सवाल है आपके 56,000 रुपए का, जो कि पैसा बाद में आपका दिया गया है, जिसका हिसाब हो गया था 3 अक्टूबर को ही, 56,000 का डिफरेंस निकाल दिया था 3 अक्टूबर को ही, पेमेंट आ रही है बाद में, तो जो हिसाब की डेट पहले आ रही है उसी 3 अक्टूबर को मालिक यहां पर हम उसका टाइम ऑफ सप्लाई निकाल कर चलेंगे। इज इट ओके? यस सर। क्वेश्चन नंबर 8 बात करता है 6 मई को बुकिंग ऑफ कन्वेंशन हॉल यहां पर की गई थी। सम एग्रीड 15,000 रुपए का अमाउंट यहां पर तय किया गया था। एडवांस में पैसा दे दिया गया था, 3,000 रुपए का रिसीव कर लिया जाता है। ठीक है जी, बात चल रही है सर्विस की। तो सर्विस के अंदर अगर एडवांस पेमेंट आया है तो निश्चित तौर पर रेलिवेंट हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जितना तक एडवांस हमें रिसीव हो जाता उतने तक को सप्लाई मान लिया जाता है कि 3,000 की तो सप्लाई आपने 6 मई को ही दे दी और वही आपका यहां पर आकर टाइम ऑफ सप्लाई निकल आएगा। तो 3,000 के लिए तो यही डेट आपकी टाइम ऑफ सप्लाई बना दी जाएगी। 3,000 का टाइम ऑफ सप्लाई निकल आया और आपको जीएसटी का पेमेंट करना पड़ जाएगा। जो एक्चुअल में सर्विस दी जाती है, फंक्शन हेल्ड इन कन्वेंशन हॉल इतना, तो सप्लाई बेसिकली इस डेट पर एक्चुअल में आपकी यहां पर दी जाती है। ठीक सर जी। 27 अक्टूबर की बात कर रहे हैं। इनवॉइस इश्यूड फॉर 15,000 रुपीज इंडिकेटिंग बैलेंस ऑफ रुपीज 12,000। इनवॉइसिंग जो की गई है वो 27 अक्टूबर को यहां पर की गई है। सबसे पहले चेक कर लीजिए क्या इनवॉइसिंग टाइम से कर दी गई है या नहीं, क्योंकि यहां पर नियम क्या बात करेगा। नियम आपसे ये बोलतेगा भाई साहब इनवॉइस और पेमेंट, लेकिन इनवॉइस और पेमेंट की बात तब की जाती है जब इनवॉइस आपका टाइम से इश्यू हुआ हो। अगर इनवॉइस टाइम से इश्यू नहीं हुआ तो जिस दिन सप्लाई दी गई है, कंप्लीशन हुआ है, उस डेट को हम यहां पे कंसिडर करके चलते हैं। तो क्या इनवॉइस आपका यहां टाइम से सप्लाई किया इश्यू हुआ है कि नहीं हुआ? तो इनवॉइस के लिए हमें जाना पड़ता है इनवॉइस के चैप्टर के अंदर। वो बोलता था कि जिस दिन सप्लाई की गई है उससे पहले कर सकते हो, उसके बाद भी कर सकते हो। बैंकिंग इंश्योरेंस सेक्टर है तो 45 डेज, अदरवाइज 30 डेज के अंदर आपको इनवॉइस रेज करना पड़ता है। यहां से 15 सितंबर से 30 डेज के अंदर अंदर क्या आप इनवॉइस रेज कर पाए? तो सितंबर से अक्टूबर, सॉरी आप नहीं कर पाए। आप नहीं कर पाए तो यहां पर जो फॉर्मूला आपके लिए एप्लीकेबल कराया जाएगा वो ये कि जिस दिन कंप्लीशन हुआ है और जिस दिन पेमेंट हुआ, विच एवर इज अर्लियर, तो कंप्लीशन की डेट को यहां पे बेस बना दिया जाएगा। बाकी जो पैसा मिला है आपको 3 नवंबर को मिला है, इसका तो सीन पहले सेट हो चुका है 3,000 रुपए का, बाकी 12,000 का सीन रह जाता। तो 12,000 की पेमेंट आपको मिल यहां पर रही है, लेकिन उसका जो इनवॉइसिंग थी वो आपकी जो कंप्लीशन था वो 15 सितंबर को यहां पर करवा दिया गया है। तो 15 सितंबर और 3 नवंबर विच एवर इज अर्लियर, तो 15 सितंबर यहां पर टाइम ऑफ सप्लाई बना दिया जाएगा। तो 3,000 के लिए टाइम ऑफ सप्लाई यहां बन गया और बाकी 12,000 का टाइम ऑफ सप्लाई 15 सितंबर को बना दिया जाएगा। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। तो 3,000 का 6 मई और 12,000 का 15 सितंबर यहां पर निकलकर आ जाता है। नवा क्वेश्चन क्या बोलता है? इन्वेस्टिगेशन शोज दैट, अच्छा मैं आपको बता दूं इसके अंदर सारा कुछ कंटेंट शामिल है, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस भी हैं इसमें आपके आरटीपी, एमटीपी, आईसीआई स्टडी मटेरियल सब कुछ इसमें भरा हुआ है माय डियर। 768 की कंप्लीट 768 पेजेस की कंप्लीट बुक है। इसके अलावा कहीं से कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है, सब कुछ इसके अंदर है। इन्वेस्टिगेशन शोज दैट एबीसी एंड कंपनी कैरिड आउट सर्विसेज क्लीनिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ टैंक्स इन अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन टीम ने शुभ बताया, मतलब जीएसटी की तरफ से कुछ इन्वेस्टिगेशन कराई गई जिसके अंदर एबीसी एंड कंपनी जो है कैरिड आउट सर्विस ऑफ क्लीनिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ टैंक्स इन अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स। ठीक है जी, तो कुछ क्लीनिंग का काम करके चलते हैं। आगे बोलते हैं फॉर विच अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन शोड अ पेमेंट इन कैश। अच्छा, जो उसका रेसिपिएंट था, रेसिपिएंट लोगों ने दिखाया कि भैया 4 अप्रैल को उन्होंने कैश में पेमेंट किया था, उनके बुक्स ऑफ अकाउंट से पता लग गया।
द डेट्स ऑफ द वर्क आर नॉट क्लियर, सप्लायर ने कौन से दिन काम किया कुछ पता नहीं चल पा रहा, ना ही कोई इनवॉइस इश्यू किया और ना ही उसने अपना कोई पेमेंट दिखाया है। तो ऐसे हालत में क्या करेंगे, सप्लायर ने तो बिल्कुल सारा काम खत्म कर दिया, उसके यहां तो कुछ रिकॉर्ड है नहीं। जब सप्लायर के यहां कुछ नहीं है तो हम रेसिपिएंट की किताबों में झांक कर देख लेते थे कि वहां से कुछ क्लू मिल जाए, और वहां से क्लू मिला है कि उन्होंने 4 अप्रैल को ट्रांजैक्शन को किताबों में रिकॉर्ड किया था। तो ऑब्वियस सी बात है 4 अप्रैल की डेट ही आपके लिए यहां पर टाइम ऑफ सप्लाई बना दी जाएगी। इज इट ओके? यस सर, टाइम ऑफ सप्लाई विल बी द 4th of April। आगे बढ़ते हैं प्रभु। Determine time of supply where a telephone company receives 5,000 against an invoice of rupees 4,800, मतलब 4,800 रुपए का इनका बिल बनता था, इनवॉइस इतने का था, लेकिन इनको जो पेमेंट मिल जाती वो 5,000 रुपए की मिल जाती। तो इनके पास में 2 ऑप्शंस होते हैं। नंबर 1 कि वो अभी 4800 जितने का इनवॉइस काट दिया उस पर भी जीएसटी दें, और जो 200 रुपए का एक्स्ट्रा पेमेंट आ गया, एडवांस पेमेंट फॉर नेक्स्ट मंथ के लिए जो आ गया है, उस पर भी आज ही पैसा दे दें। तो आज दे दें पूरे के पूरे 5,000 रुपए दे दें और अगले महीने थोड़ा कम पर दे देंगे। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि इनके पास में ऑप्शन होता है कि जो एडवांस आया है बिल अमाउंट से ऊपर आ गया है, 1,000 रुपए तक अगर आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। अगर तो कुछ आया है तो उसे यहां पर वो इग्नोर कर सकते हैं, ऐसा बताया। तो अभी 4800 पर भी दे सकते हैं। तो दिस इज द फैसिलिटी अवेलेबल टू द पर्सन। तो 200 रुपए को इग्नोर किया जा सकता है, ठीक है जी। उसका अगली बार में टैक्स चला जाएगा जब वो अगले महीने की बिलिंग में आएगी। क्वेश्चन 11 बात करता है डिटरमिन द टाइम ऑफ सप्लाई फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। क्या भला? एज्यूम दैट सर्विस बीइंग सप्लाइड इज टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज। अगर सर्विस रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल होती है तो क्या होगा? सर्विस की बात कर रहे हैं साहब, आरसीएम की भी बात आप कर रहे हो, ठीक है। तो यहां पर सेक्शन लग जाएगा आपका 13 करके लगेगा, और 13 के अंदर भला मैं क्या बोलता हूं, वहां पर देखकर चलते कि जो भी मेरी पेमेंट की डेट है और जो मेरा 61वां दिन यहां पे निकल के आ रहा है, विच एवर इज अर्लियर जो होगा वो यहां पर आकर मेरा बना दिया जाएगा। तो सप्लायर ऑफ सर्विस है, इश्यू करता इनवॉइस फॉर सर्विस प्रोवाइडेड, देयर इज ए डिस्प्यूट अबाउट द अमाउंट पेबल एंड पेमेंट इज डिलेड। इनवॉइस तो इश्यू हो गया है 4 मई को, लेकिन पेमेंट डिले हो जाता, पेमेंट का अता पता नहीं है। 21 अगस्त को आकर पेमेंट मेड टू सप्लायर ऑफ सर्विस, और पेमेंट किया जाता 21 अगस्त को। तो पेमेंट किया जा रहा है 21 अगस्त को पेमेंट किया जा रहा है, और जो 61वां दिन है वो कब पड़ेगा? इनवॉइस इश्यू कर दिया गया था यहां पर 4 मई को। तो 4 मई से 61 दिन अगर मैं काउंट करता हूं तो कहां पड़ेंगे? मई का महीना होता है 31 का, 31 में से 4 घटा दीजिए तो बचेगा मेरे पास 27 दिन। मेरे पास मई के बचते हैं, मई के 27 दिन। जून के मेरे पास में आ जाएंगे 30 दिन, और जून के बाद ये हो गए जी 57। मुझे चाहिए 61वां दिन मेरा कहां पड़ेगा? तो 61 माइनस 57, ये हो गया मेरा 4। तो मैं ये मेरे 4 यहां पर आएगा, 4 जुलाई को मेरा 61वां दिन पूरा हो जाएगा। ये आ गया जी यहां पर 4 जुलाई। अब चेक कर लीजिए 4 जुलाई और 21 अगस्त, विच एवर इज अर्लियर जो होगा वो यहां पर आ जाएगा। तो 4 जुलाई पहले आ रहा है, इस कारण से 4 जुलाई आपका यहां पर कंसिडर करवा दिया जाएगा। 12वां क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल इसी पैटर्न पर दिया हुआ है। 13वें क्वेश्चन के अंदर बात करते हैं, एक्मे सेल्स लिमिटेड सेल्स फूड कूपन टू ए कंपनी। एक कंपनी को फूड कूपन दे रहे हैं। द कंपनी गिव्स दिस कूपन्स टू इट्स एम्प्लॉय एज ए पार्ट ऑफ एग्रीड परक्विजिट्स के तौर पर आगे दिया जाता है। द कूपन कैन बी रिडीम्ड फॉर द पर्पज ऑफ एनी आइटम ऑफ फूड प्रोविजंस। अच्छा, एनी आइटम ऑफ फूड प्रोविजंस, खाने पीने की कोई भी चीज ली जा सकती है। दैट आर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई? अगर कोई भी चीज ली जा सकती है तो एज ऑफ नाउ इश्यूएंस के समय पता नहीं है कि व्हाट विल एग्जैक्टली बी सप्लाइड अंडर this coupon, against this coupon. तो in such a case the date of redemption of the coupon will be the time of supply in this scenario। ठीक सर जी, आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ के बात करते हैं सेक्शन क्वेश्चन नंबर 14 यहां पे बात करता है, बेस्ट हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट विद ड्राइव मार्केटिंग लिमिटेड by which Drive Marketing Limited markets best hospitality services, hotels, room and sells coupons, voucher redeemable for a discount against stay in hotel। Determine the time of supply। तो यहां पता है कि इस कूपन का इस्तेमाल कहां किया जाएगा? तो होटल के अंदर वही अपने उस पर्पस के स्पेसिफाइड पर्पस के लिए किया जाएगा। तो जो भी इश्यू की डेट है उसे यहां पर कंसिडर करवा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 बात करता है, मिस्टर मयंक प्रोवाइड द कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू
ओमेगा लिमिटेड सर्विस दे रहे हो ना, कोई बात नहीं, सर्विस दे रहे हो तो सर्विस के केस में हम क्या बात करते हैं, तो उसमें आता है कि भैया जो भी आपकी इनवॉइसिंग है और जो आपका पेमेंट है विच एवर इज अर्लियर यहां पर हो जाता है, ऐसे करके बात करते हैं। और कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में इनवॉइस की रिक्वायरमेंट कहां पर आती है, जहां बड़ी सी लेंदी सर्विस पर जहां जहां कट मारते हैं हम वहां पर आ जाता है। अगर पेमेंट ड्यू, ये कब आएगा आज आपका, जहां पर पेमेंट ड्यू हो रही है वहां पर आता है, या जहां पर पेमेंट एक्चुअल में दे दी जाती है वहां आएगा, या फिर माइलस्टोन जहां बनते हैं वहां आपका इनवॉइस रजिस्टर करना जरूरी हो जाता है। तो पहले इनवॉइस चैप्टर की नॉलेज होनी चाहिए। सर्विस दी जाती इस तारीख को, इससे मुझे मतलब नहीं है। हालांकि डेट ऑफ कंप्लीशन दे दी गई 31 जनवरी को, कंप्लीशन रियल में जाकर यहां होगा 31 तारीख को किया जाएगा। सर ये फिर एक महीना हुआ, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये 20 आगे x है और ये XY ये साल चेंज हो रहा है भाई साहब। तो अक्टूबर से लेकर नवंबर, दिसंबर, जनवरी ऐसे करके ये 3 महीने से ज्यादा इसकी लाइफ है। डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट बाय अभिषेक, 30/3 को यहां पर पेमेंट की बात करी जा रही है। Determine the time of issue of invoice as per the agreed data. If no due date for payment is agreed upon by the, अगर कोई ड्यू डेट नहीं दे रखी है तो हम क्या मान के चलेंगे सर, अगर ड्यू डेट नहीं दे रखी तो जहां जहां पर एक्चुअल पेमेंट करवाई जा रही है ना वहां पर टाइम ऑफ सप्लाई निकाल दिया जाएगा। आगे, इफ पेमेंट इज लिंक्ड टू द कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज, मतलब जहां पर वो माइलस्टोन से लिंक कर रखा है, तो जहां जहां पर वो माइलस्टोन पूरे होते चले जाएंगे वहीं वहीं पर इनवॉइस की बात होगी और वहीं वहीं पर टाइम ऑफ सप्लाई भी आपका निकाल दिया जाएगा। यदि ओमेगा लिमिटेड हैज टू मेक पेमेंट ऑन 25 मार्च एज पर द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देन, अगर 25 मार्च को पेमेंट करने की कंडीशन निकल के आती है तो वहीं पर इनवॉइस भी रेज करना होगा और अकॉर्डिंगली वही डेट आपकी यहां पर टाइम ऑफ सप्लाई के रूप में भी परिवर्तित करवा दी जाएगी। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। आगे बात करता है राधे। एबीसी एंड कंपनी, ए फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, हैज इश्यूड इनवॉइस फॉर सर्विसेज रेंडर्ड टू मिस्टर एक्स ऑन 7 September 2018. Determine the time of supply in the following cases. Provision of service was completed on 1 August 2018. 1 अगस्त 2018 को यहां पर जो सर्विस थी वो इनकी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है ठीक है जी, सर्विस कंप्लीशन यहां हो गया। प्रोविजन ऑफ सर्विस, सर्विस की बात करें, सेक्शन नंबर 13 आपके दिमाग में आना चाहिए। जहां पर एनसीएमआरसी में कुछ बताने लिखा तो मैं एनसीएम में मान के चलूंगा, तो जहां पर इनवॉइस की बात करता है और पेमेंट की बात करता है विच एवर इज अर्लियर। द प्रोविजन ऑफ सर्विस कंप्लीट होता है 14 अगस्त को। एक्स मेड द पेमेंट ऑन 3 अगस्त वेयर प्रोविजन ऑफ सर्विस वॉज रिमेनिंग टू बी कंप्लीटेड। अच्छा, 3 अगस्त को यहां पर पेमेंट कर दी जाती है और सर्विस का कंप्लीशन आपका यहां पर हो जाता है। मिस्टर एक्स मेड पेमेंट ऑन इतना वेयर प्रोविजन ऑफ सर्विस वॉज रिमेनिंग टू बी कंप्लीटेड। अच्छा, अलग अलग सिचुएशंस हैं ये, ठीक है, कोई बात नहीं है जी। प्रोविजन ऑफ सर्विस यहां होता है तो क्या, सर्विस यहां कंप्लीट होती है तो क्या, पेमेंट यहां होता है तो क्या, पेमेंट यहां होता है तो क्या रखा जाएगा। 4 क्वेश्चंस हो गए। तो एबीसी फर्म है, इश्यूड इनवॉइस, इनवॉइस दे दिया जाता है 7 सितंबर को इनवॉइस दे दिया जाता है। तो चेक करो क्या इनवॉइस टाइम से दिया गया है। पहले केस के साथ मैच करता हूं तो सर्विस कंप्लीट हुई थी 1 अगस्त को, तो 30 दिन के अंदर अंदर इनवॉइस आ जाना चाहिए था। अगस्त 1 से लेकर 30 दिन काउंट करेंगे तो 31 अगस्त आता है, जो कि इन्होंने पूरा नहीं किया तो इनवॉइस की जगह कंप्लीशन आ जाएगा। कंप्लीशन और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, पेमेंट के बारे में बता नहीं रखा तो जो मेरी कंप्लीशन की डेट है 1 अगस्त वो यहां पर कंसिडर कर ली जाएगी। तो इसमें आंसर आएगा टाइम ऑफ सप्लाई आपका 1 अगस्त निकलकर आ जाएगा। उसके बाद में आगे बात करते हैं। प्रोविजन ऑफ सर्विस वाज कंप्लीटेड ऑन 14 अगस्त। अगर 14 अगस्त को हुआ है तो उसके 30 डेज के अंदर क्या इनवॉइस आ गया है सर। अगस्त के बाद 14 अगस्त 14 सितंबर तक आ जाना चाहिए था सर जी, इवन 30 दिन काउंट करके। तो ठीक है सर, टाइम से यहाँ पे अगर टाइम से है तो इनवॉइस डेट और पेमेंट डेट देने रखी तो इनवॉइस की जो डेट है 7 सितंबर वही यहां पर कंसिडर आपकी करवा दी जाएगी। उसके बाद में आगे बात करते हैं कि अगर मान लीजिए पेमेंट जो था आपका वो 3 अगस्त को करवाया जाता, वेयर प्रोविजन ऑफ सर्विस वाज रिमेनिंग टू बी कंप्लीटेड, 3 अगस्त को करवा देता, सर्विस अभी देनी बाकी थी। तो ठीक है, तो पेमेंट की डेट और इनवॉइस की डेट विच एवर इज अर्लियर, तो अर्लियर आ रहा है 3 अगस्त, तो 3 अगस्त को यहां पर बात कर दी जाएगी। दूसरा, अगर यहां पर जो पेमेंट है आपका वो 15 सितंबर को होना है और सर्विस अभी कंप्लीट है तो इनवॉइस तो टाइम से ही माना जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है माय डियर, तो 7 सितंबर और आपका 15 सितंबर विच एवर इज अर्ली, तो 7 सितंबर यहां पर आपका टाइम ऑफ सप्लाई बनवा दिया जाएगा। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे।
लॉ अगर आता है तो क्वेश्चन आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है। ऑन 4 September 2017 वी आर मेहमान, AR रहमान का बनाया वी आर मेहमान, a famous music composer received ₹3 crore consideration from Zilmil Music Company Limited for sale of copyright of his original म्यूजिक एल्बम। ठीक है, टेम्परेरी मान के चलते हैं कि टेम्परेरी उन्होंने यहां पर अपना पैसा रिसीव किया है। ही फिनिश्ड हिज वर्क एंड मेड अवेलेबल द CD टू द म्यूजिक कंपनी ऑन 20 जुलाई। जो सर्विस है वो दे दी जाती है भाई साहब 20 जुलाई को, एंड रेज इनवॉइस कर दिया जाता है 24 जुलाई को। इनवॉइस यहां पर रेज कर दिया जाता है। क्या टाइम से है? हाँ सर, 20 जुलाई से 30 डेज के अंदर कर सकते थे। इन्होंने इनवॉइस बिल्कुल टाइम से इश्यू कर दिया है। कंप्लीशन यहां हो गया, इनवॉइस यहां पर दे दिया। व्हाट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई एज पर दिस अबव सर्विस इज टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज। अगर रिवर्स चार्ज में आती तो हमें पता है कि पेमेंट की जो डेट होती है वो डेट, और 61वां दिन फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। तो पेमेंट यहां पर कब करवाया गया है मालिक? पेमेंट के बारे में कुछ बता रखा है? हाँ, 4 सितंबर को पेमेंट इनको मिला था, तो पेमेंट मिला है 4 सितंबर को। ठीक है जी, और 61वां दिन फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। इनवॉइस कब इश्यू किया गया है? इनवॉइस आया है 24 जुलाई को। अगर मैं 24 जुलाई से 61 दिन काउंट करके चलता हूं तो मेरे कहां आएंगे? जुलाई में कितना टाइम बचा सर? 31 माइनस 24, यहां पर मेरा बचा 7 दिन जुलाई में बच गए, और अगस्त के अंदर मेरे 31 दिन अगस्त के आ गए। अगस्त यहां हो गए 38 दिन, अगस्त 38 दिन हो गए। इसमें से मैं 61 माइनस कर दूं तो 23 सितंबर की मेरी डेट पड़ती है। यहां पर आकर 61वां दिन पड़ेगा 23 सितंबर को जाके पड़ेगा। अब इन दोनों को मैच कर लीजिए, 4 सितंबर और आपका 23 सितंबर, विच एवर इज अर्लियर, यानी कि 4 सितंबर की जो डेट है आपकी वो यहां पर आकर कंसिडर कर ली जाएगी। ये आपका टाइम ऑफ सप्लाई यहां पर बनवा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 जो आपका यहां पर आ रहा है, ये आपका एक प्रकार से रिपीट क्वेश्चन यहां पर माय डियर आ रहा है। अभी इस तरह का क्वेश्चन हमने अपना किया है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। मैसर्स मंश एंड वंश, वाह, मंश एंड वंश ट्रेडिंग कंपनी है, रजिस्टर्ड सप्लायर हैं, लाइबल टू पे GST अंडर फॉरवर्ड चार्ज वो आ रहे हैं। डिटरमिन करना है टाइम ऑफ सप्लाई फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बाई इट। क्या भला? सुनिए जरा। गुड्स वर, अच्छा गुड्स की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, गुड्स की बात है। गुड्स सप्लाई किए जा रहे हैं 3/10 को। इनवॉइस यहां पर आ जाता है, पेमेंट रिसीव्ड आपका यहां पर होता है। पहली बात तो ये गुड्स की बात कर रहे हो, पेमेंट से मुझे कोई मतलब नहीं है। अगर इनवॉइस टाइम से है तो इनवॉइस की डेट, और नहीं है तो इनवॉइस की जो ड्यू डेट है वो यहां पर ले ली जाएगी। जो गुड्स सप्लाइड किए गए थे 3/10 को, तो 3/10 वाज द लास्ट डेट टू इश्यू द इनवॉइस। लेकिन इनवॉइस टाइम से आपका नहीं किया गया है, तो जो भी लास्ट डेट है 3/10 वो उस डेट को यहां पर टाइम ऑफ सप्लाई बनवा दिया जाएगा। तो ये इसका आंसर यहां पर आ जाता है 3/10 विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। ओके सर जी, ये भी आपका एक प्रकार से दूसरा क्वेश्चन भी यहां पर एक रिपीट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये आपका एक रिपीट क्वेश्चन यहां पर आ गया है मालिक। उसके बाद में आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर आकर। बोलते हैं महक सन्स अ रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ठीक है, एंड पेज GST अंडर रेगुलर स्कीम। अच्छा जी, महक सन्स हैं, रजिस्टर्ड सप्लायर हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के हैं, गुड्स की बात यहां पे कर रहे हैं, ठीक है साहब, और GST का पेमेंट कर रहे हैं अंडर रेगुलर स्कीम। NCM लग रहा है, मतलब ओ ठीक है जी, कोई नहीं, रेगुलर स्कीम में, कंपोजिशन स्कीम नहीं है। ऑन 15 जुलाई महक सन्स रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम द सुंदर ट्रेडर्स फॉर सप्लाई ऑफ कंसाइनमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। महक सन्स गेट द कंसाइनमेंट रेडी बाय 20 जुलाई, ठीक है, 20 जुलाई तक रेडी कर देंगे। द इनवॉइस फॉर द सेम वाज इश्यूड ऑन द नेक्स्ट डे, 21 जुलाई को ये इनवॉइस यहां रेज कर दिया जाता है। सुंदर ट्रेडर कुड नॉट कलेक्ट द कंसाइनमेंट इमीडिएटली, ठीक है। गुड्स की बात कर रहे हैं तो हमें देखना होगा कि इनवॉइस टाइम से इश्यू किया है तो वो आ जाएगी, अगर टाइम से इश्यू नहीं किया तो इनवॉइस ड्यू डेट यहां पर आ जाती है। और गुड्स के केस में इनवॉइस अगर रिमूवल का मामला है तो रिमूवल की डेट पर लास्ट डेट होती है जी। तो सुंदर ट्रेडर कलेक्ट द कंसाइनमेंट फ्रॉम द प्रीमिसेस ऑफ महक सन्स, 30 जुलाई को वो बेसिकली कंसाइनमेंट कलेक्ट हो जाता, तो ये बेसिकली रिमूवल की डेट और इनवॉइस इश्यूएंस की लास्ट डेट यही निकल के आती है। एंड हैंड ओवर द चेक फॉर द पेमेंट, और यहां पर पेमेंट भी करवा देता है, हालांकि गुड्स का मामला है तो मुझे पेमेंट से कोई मतलब नहीं है। द सेड पेमेंट एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट
ऑन 31 जुलाई, इससे मुझे कोई मतलब नहीं, गुड्स का मामला पेमेंट कैसे की तैसे में जान दो। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमिन द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम। मुझे सिर्फ इतना बताइए क्या इनवॉइस टाइम से इश्यू हुआ है कि नहीं हुआ है। 21 जुलाई को इनवॉइस इश्यू कर दिया था, जबकि लास्ट डेट थी उसकी 30 जुलाई। यस, इनवॉइस टाइम से इश्यू हुआ है, तो ठीक है, टाइम से है तो 21 जुलाई ही यहां पर आकर आपका फाइनल आंसर बन जाएगी और यही इसका टाइम ऑफ सप्लाई भी बना दिया जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 22 आता है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ टर्म डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट एज पर सेक्शन 13। सर यहां पर आकर बात करते हैं कि 13 के अंदर बोलता है कि जिस दिन हमारी बुकिश एंट्री हो जाती है, और दूसरा जिस दिन वो खाते में डेबिट या क्रेडिट एज द केस में भी होता है, पेमेंट रिसीट की बात करें ना, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, जिस दिन हमारे खाते में वो क्रेडिट हो जाता है क्योंकि रिसीव्ड की बात कर रहा है, सप्लायर के एंगल से पूछ रहा है, रिसीव्ड और बुकिश एंट्री विच एवर इज अर्लियर की वहां पर बात करी जाती है। रॉयल स्वीट्स एंड कंपनी दिल्ली इज ए रजिस्टर्ड सप्लायर हैज फर्निश्ड द डिटेल of the following few transactions which took place in November। अच्छा, ये रॉयल हैं, सप्लायर हैं और दिल्ली के हैं। रॉयल हैं, सप्लायर हैं, दिल्ली के हैं, नवंबर का डेटा दिया हुआ है। बोलते हैं भला क्या कि भैया 11/11 को पेमेंट मेड टू एन एडवोकेट। एडवोकेट को जो पेमेंट किया जाता है अच्छे से जानते हैं, वो आरसीएम के अंदर फॉल करता है। यस सर। और जो इनवॉइस की डेट थी वो ये थी और अमाउंट 1,25,000 रुपए का था। 20/11 को क्या करते हैं, सिटिंग फी डायरेक्टर को पेड की जाती है हरियाणा फॉर मीटिंग हेल्ड इन इतना इतना। नॉन गवर्नमेंट एंटरप्राइज है, सिटिंग फी दी है, पार्ट टाइम डायरेक्टर है, रिवर्स चार्ज के अंदर ये भी आपका टैक्सेबल हो जाता है। तो रॉयल स्वीट कंपनी दिल्ली को आरसीएम के अंदर 2 लायबिलिटी का पेमेंट करना है। इनवॉइस की बात यहां पर की जाती है। क्वेश्चन पढ़ लिया? यस सर। ये हरियाणा के हैं, तो ये पहली वाली जो ट्रांजैक्शन ये आपकी इंट्रा स्टेट बनती है, क्योंकि ओरिजिन और डेस्टिनेशन सेम स्टेट के अंदर, और ये ट्रांजैक्शन आपकी इंटर स्टेट यहां पर बना दी जाती है। इसमें एक पॉइंट और ऐड कर दिया, इंट्रा और इंटर का चक्कर भी इसमें डाल दिया है। तो यहां पर आकर मालिक मैं आपसे बात करना चाहता हूं, भला कैसी? वो ऐसे करके है कि यहां पर आपको बताना कि टाइम ऑफ सप्लाई हमारा क्या निकल कर आएगा। तो जब हम बात करते हैं सर्विस सेक्टर की और उसमें वो भी आरसीएम की चर्चा जब चल रही होती है, तो उसमें बोलता है कि भाई साहब आपकी जो भी पेमेंट की डेट है वो, और 61वां दिन फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। पेमेंट की डेट कौन सी निकल के आ रही थी? सर पेमेंट की डेट थी 11/11 की, तो पेमेंट किया गया है 11 नवंबर को, पेमेंट आपका यहां पर किया गया है। ठीक है साहेब। एंड उसके बाद बोलता है पेड सिटिंग फी टू डायरेक्टर फ्रॉम हरियाणा। अच्छा जी, पेड सिटिंग फी टू डायरेक्टर फ्रॉम हरियाणा फॉर मीटिंग हेल्ड इन दिल्ली। ओके 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 ओके। तो अच्छा, पहले वाले में तो देखो, पहले वाले में इनवॉइस कब आया था? इनवॉइस आया था 7 जुलाई को। तो इनवॉइस से 61वां दिन कहां पड़ेगा? तो जुलाई का महीना होता है 31 माइनस 7, तो 24 दिन जुलाई के हो गए। 24 दिन जुलाई के। अगस्त का महीना भी 31 का ही होता है, तो 31 ही हो गए आपके जी। जुलाई के बाद में अगस्त जोड़ता हूं तो 55 दिन हो गए। अगस्त के बाद सितंबर में कितने दिन पड़ेंगे? 61 से घटाए तो 6 सितंबर मेरी डेट पड़ेगी। 6 सितंबर को यहां पर आकर ये मेरा पड़ेगा, ये मेरे 61 दिन पूरे हो जाएंगे। विच एवर इज अर्लियर। अर्लियर मतलब 6 सितंबर यहां पर आपकी ये निकल के आ जाएगी। 6/9 ये निकल के आ जाएगा। इंटर ट्रांजैक्शन थी, जीएसटी अपना कैलकुलेट होकर आ जाएगा। वैसे करके यहां पर बोल दिया जाता है मालिक। ठीक है सर जी। आगे क्या बोलते हैं भला? आगे बोलते हैं अगले वाले केस के अंदर पेड सिटिंग फी टू डायरेक्टर हरियाणा। ठीक है जी। तो इस वाले केस के अंदर देखा जाए तो हमने कब पेमेंट किया? इस वाले केस के अंदर पेमेंट किया है सर जी, वो किया है पेमेंट, हम आपको बताएं, भगवान झूठ ना बुलाए, 20 नवंबर को यहां पर पेमेंट करी गई है। 20 नवंबर को यहां पर पेमेंट कर दिया गया है। अच्छा ठीक है जी। 61वां दिन कहां पड़ेगा? सर 15 अक्टूबर को इनवॉइसिंग की गई थी, तो 15 अक्टूबर से 61वां दिन गिनते हैं हम, तो 31 का महीना होता अक्टूबर का, तो 31 माइनस 15 करेंगे तो 16 दिन तो मेरे बच जाते हैं अक्टूबर के महीने में। ठीक है जी। अक्टूबर के बाद नवंबर का 30 का महीना ये आ गया, और नवंबर के बाद दिसंबर के लिए 61 दिन में, तो 15 दिसंबर को जाकर ये मेरे पड़ेंगे। 15th ऑफ दिसंबर को जाके पड़ेगा, तो 15 दिसंबर और 20 नवंबर विच एवर इज अर्लियर, तो यहां पर 20 नवंबर मेरा ये निकलकर आ जाएगा। 20 नवंबर यहां पर टाइम ऑफ सप्लाई हमारा निकल के आ जाएगा। कुछ और भी बोल रखा था, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट जीएसटी एज द केस में बी पेबल फॉर द मंथ ऑफ इतना अलॉन्ग विद द टाइम ऑफ सप्लाई एज अफोर्शन्ड इतना इतना। ठीक है जी। तो ये हमारी यहां पर बात करवा दी जाती है। ओके, कोई दिक्कत वाली बात बाबू यहां पर नहीं है। ठीक है जी। चले आगे। चलो आगे क्या बोलता है भला? आगे रॉयल फैशंस
अब एक काम करना, बाकी क्वेश्चंस भी इसी पैटर्न पे हैं, सिमिलर पैटर्न पे हैं, हालांकि इसमें पूरे क्वेश्चन आपके 48 बनते हैं। और कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको, जैसे बाद वाले कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने आपको करवा दिए हैं, भला कहां से वो करवा दिए, मैंने आपको बुक से करवा दिए हैं। तो कुल मिला के लास्ट क्वेश्चन आपका 48 नंबर का होगा। 24 क्वेश्चन मैंने करा दिए, बाकी क्वेश्चन आप करेंगे और आज ही करेंगे, ठीक है जी। यस सर, आज खत्म कर दोगे तो हो जाएगा, आज छोड़ दिया तो फिर कभी नहीं हो पाएगा, अभी नहीं तो कभी नहीं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो अपना दिमाग खुद का लगाइए, मैंने आपको सिखा दिया कि इस पैटर्न पे करने, ऐसे करने हैं, कुछ आप भी करके देखिए, ये जरूरी है आपके लिए माय डियर, ठीक है। यस सर, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस प्रकार से यहां पर आकर आपका ये टाइम ऑफ सप्लाई का चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसे करके अगर हम देख के चले मालिक, तो बाबा की बूटी के मुताबिक हमने कितना काम कर लिया बताऊं? हाँ सर दिखाइए। देखो भाई साहब, पूरा घूम गए इसके अंदर। गुड्स है, सप्लाई है, इंटर टैक्सेबल पर्सन, एग्जाम्पशन, कंपटीशन, एनसीएम, आरसीएम, टाइम ऑफ सप्लाई। आखिरी बॉक्स के अंदर आ गए हैं, IM 4R और ITC के अंदर आ गए हैं, कंप्लायंस पे आ गए हैं। और अगला चैप्टर आपका आ रहा है, इसमें जो भी होगा वो कल देखेंगे, सस्पेंस कल खुलेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। राधा रानी की कृपा आपके ऊपर सदैव सदैव यूं ही बनी रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं माय डियर। लव यू, टाटा, बाय बाय, और नहा जरूर लीजिएगा, ठीक है। बाय।